ये कहानी है सीमा की, जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात बहुत ही खराब। सीमा को बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता, वो कुछ न कुछ बनाती रहती थी। लेकिन पिता की अचानक मौत के बाद उसे अपनी पढ़ाई और ड्राइंग दोनों छोड़नी पड़ी। सीमा की माँ रेवती लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी, जिसमें सीमा भी उसकी मदद करने लगी। सीमा को अपनी पढ़ाई छूट जाने का बहुत दुख था और अब वो किसी भी तरह से अपने छोटे भाई विशु को स्कूल भेजना चाहती थी। सीमा, चल बिटिया, देर हो रही है। और सुन, तेरे पास जो पैसे रखे हैं वो लेती चल, लौटते हुए घर का राशन लेते आएंगे। नहीं माँ, उन पैसों को खर्च मत करो। वो पैसे तो मैंने विशु को स्कूल भेजने के लिए रखे हैं। बिटिया, यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हैं और तुझे स्कूल की पड़ी है। रहने दे। तेरे बाबा जिंदा थे तो बात अलग थी। तेरा भी तो स्कूल छूट गया। बस किसी तरह घर का चूल्हा जल रहा है, यही बहुत है। नहीं माँ, पेट भरना जितना जरूरी है, पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है। तुम मुझे कोशिश करने दो। अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं बल्कि पूरा काम ही करूंगी। ऐसे हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बिटिया, तू कैसे करेगी इतना काम? मुझे कुछ भी करके विशु को स्कूल भेजना है। मेरा यकीन करो माँ, सिर्फ पढ़ाई ही है जो हमारा वक्त बदल सकती है। ये कमाल की बात थी कि सीमा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। पढ़ना वो भी चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उसकी मां नहीं उठा सकती। इसीलिए उसने खुद की इच्छा को किनारे करके अपने भाई के भविष्य को संवारने की ठान ली थी। अब वो भी अपनी मां की तरह कई घरों में काम करने लगी और अपनी पूरी तनख्वाह जमा करने लगी। फिर एक दिन, अरे सीमा, अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गई। तुम ये काम छोड़ो और मेरे साथ चलो। पर क्या हुआ आंटी? माँ तो गई थी ना आपके यहाँ काम के लिए। हाँ, पर मेरे यहाँ काम करते हुए वो अचानक ही बेहोश हो गई। क्या? पर हुआ क्या माँ को? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है और अभी अस्पताल में है। मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। तुम्हारा भाई विशु भी वहीं पर है। उस महिला का नाम सुशीला था, जो सीमा की माँ रेवती को अस्पताल लेकर गई थी। वो रेवती को अपनी कामवाली नहीं बल्कि अपने परिवार का एक सदस्य ही मानती थी। वो सीमा को भी अपने साथ अस्पताल लेकर गई, जहां अपनी मां को अस्पताल के बेड पर देखकर सीमा बस रोए ही जा रही थी। सीमा, ऐसे रोते नहीं। रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि फिलहाल ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाकर काम चल जाएगा, लेकिन घर ले जाने के बाद उसका बहुत ध्यान रखना होगा। सीमा को यह जानकर तसल्ली मिली कि उसकी मां को कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हालांकि रेवती का सिर्फ अस्पताल में होना ही सीमा के लिए एक बड़ी मुसीबत था। सीमा ने विशु के एडमिशन के लिए जितने भी पैसे जोड़े थे, वो सारे अस्पताल की फीस भरने में खर्च हो गए और अस्पताल से घर आने के बाद भी रेवती वापस काम पर जाने के लायक नहीं थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, इसलिए अब सीमा को ही सब कुछ संभालना था। सीमा, अब कैसी है रेवती? वो काम पर कब लौटेगी? क्या हुआ आंटी जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? काम ठीक से नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तो बस इसलिए पूछा कि आज मुझे अपने हाथों पर मेहंदी लगवानी थी। रेवती आती थी तो उसी से लगवा लेती थी। अब लगता है पार्लर ही जाना पड़ेगा। अब आंटी जी, वैसे मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ। आप एक बार मुझसे लगवा कर देखिए ना। अच्छा, पर बेटा मुझे कल ही एक शादी में जाना है, तो तुम अच्छे से कर तो लोगी ना? ऐसा है तो आप पहले मुझे एक कागज दे दीजिए। मैं उस पर आपको एक डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ठीक, वरना आप पार्लर ही चली जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सीमा ने हाथों पर मेहंदी लगाना अपनी माँ से ही सीखा था, लेकिन अपने ड्राइंग के शौक की वजह से वो रेवती से भी सुंदर डिजाइन बनाने लगी थी। हालांकि उसके इस हुनर को अब तक कोई नहीं जान सका था, लेकिन अब सीमा के पास मौका था। उसने कागज पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया, जिसे देखकर सुशीला ने उससे कहा, अरे वाह सीमा, तुमने तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है। ऐसा करो, मेरे हाथ पर सेम ऐसा ही डिजाइन बना दो। सीमा सुशीला के हाथ पर मेहंदी से हूबहू वैसा ही डिजाइन बना देती है, जैसा उसने कागज पर बनाया था। ये देखकर सुशीला बहुत खुश होती है और अपने दूसरे हाथ पर भी सीमा से मेहंदी लगवा लेती है। फिर उसके बाद, सच में इतनी सुंदर मेहंदी तो पार्लर जाकर भी नहीं लग पाती। बेटा,
तुम्हें अपने इस हुनर को ऐसे बेकार नहीं करना चाहिए। मेरी मानो तो तुम मेहंदी लगाने का काम शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी सारी दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उन सबको अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो सब हर बार तुम्ही से मेहंदी लगवाएंगी और ऐसे तुम अलग से और भी पैसे कमा सकोगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा आंटी जी। मैं जरूर मेहंदी लगाऊंगी और खूब मन से लगाऊंगी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशीला की मदद से अब सीमा को उसके मन का काम भी मिलने लगा। मौका चाहे किसी त्योहार का हो या फिर शादी जैसे फंक्शंस का। सुशीला और उसकी सारी दोस्तों के हाथों पर सीमा ही मेहंदी लगाती थी और इस काम के लिए सीमा को अलग से पैसे भी मिलने लगे। सीमा के लगाए हुए मेहंदी के डिजाइन धीरे धीरे मशहूर होने लगे और उसे मेहंदी लगाने का काफी काम मिलने लगा। हालांकि अब भी सीमा सिर्फ घर का खर्च ही चला पा रही थी। अपने छोटे भाई विशु को स्कूल भेज पाना अब भी उसके बस में नहीं था। सीमा, क्या हुआ? आज बड़ी चुप हो। अगर थक गई हो तो रहने दो, मेहंदी इतनी जरूरी भी नहीं है। नहीं आंटी जी, मेहंदी लगाने में तो मुझे कभी थकान नहीं होती। तो फिर क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? सीमा सुशीला को अपनी परेशानी का कारण बताती है। फिर सुशीला सीमा से कहती है, ये बहुत बड़ी बात है सीमा, जो तुम इतनी सी उम्र में इतना कुछ सोचती हो। मैं तो कहती हूं कि सिर्फ विशु ही क्यों, तुम्हें खुद भी स्कूल जाना चाहिए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है आंटी जी, पर सच क्या है ये तो हम दोनों ही जानते हैं। मेरा जो होना है वो हो गया, पर मैं अपने भाई को स्कूल भेजकर उसकी किस्मत बदलना चाहती हूँ। पर समझ नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे करूं। सोचा था मेहंदी लगाने से जो पैसे मिलेंगे उनसे स्कूल की फीस का इंतजाम हो जाएगा, पर कल जब स्कूल जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि अभी भी विशु को स्कूल भेज पाना मेरे बस में नहीं है। सिर्फ एडमिशन के लिए ही पूरे 20,000 रुपए चाहिए आंटी जी। अरे तो विशु का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो ना, वहां तो फीस बहुत कम होगी। नहीं आंटी जी, मैंने अब तक विशु को तो घर पर ही पढ़ाया है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। एक बार में कुछ भी समझ लेता है। एक बार कुछ समझ लेता है तो फिर कभी नहीं भूलता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो उसी स्कूल में पढ़े जहां मैं पढ़ना चाहती थी। सुशीला सीमा से कुछ नहीं कहती। असल में उसे सीमा की बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा था। वो सीमा की मदद करना चाहती थी, लेकिन कैसे? फिलहाल ये वो भी नहीं जानती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुशीला ने अखबार में कुछ ऐसा पढ़ा जिससे सब कुछ बदलने वाला था। सीमा, ये देखो तो जरा, ये ड्राइंग कंपटीशन तो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। हाँ आंटी जी, पर ये आप किसके लिए देख रही हैं? राहुल भैया को तो ड्राइंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं राहुल को नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ भेजने के बारे में सोच रही हूँ पगली। हैं? क्या? मैं? अरे ना ना आंटी जी, मैं कैसे जा पाऊंगी? इसके लिए तो दिल्ली जाना होगा और इसमें हिस्सा लेने के लिए फीस भी तो भरनी है, वो भी पूरे 500 रुपए। देखिए यहाँ लिखा तो है। हाँ, और ये नहीं देखा तुमने कि जीतने वाले को इनाम में क्या मिल रहा है? पूरे 50,000 रुपए और ड्राइंग के डिप्लोमा के लिए फ्री स्कॉलरशिप भी। लेकिन आंटी जी, वहां तो कितने बच्चे आएंगे और सबकी ड्राइंग भी तो कितनी अच्छी होगी। हाँ तो तुम क्या किसी से कम हो? रही बात एंट्री फीस की तो वो मैं दे दूंगी और तुम्हारे साथ दिल्ली भी चल दूंगी। तुम बस खुद पर भरोसा रखो और दिखा दो अपना कमाल। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सुशीला की बातों से सीमा को बहुत हिम्मत मिली। सुशीला के साथ वो दिल्ली गई और उसने उस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा भी लिया। वहां दूर दूर से कई बच्चे आए हुए थे जो काफी समय से ड्राइंग सीख भी रहे थे। उन सब के बीच सीमा थोड़ा सा घबराई, लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया तो उसे उसका छोटा भाई विशु स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। सीमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने बिना इधर उधर देखे पूरे मन से ड्राइंग बनाई और फिर तो बच्चों, अब वक्त है विनर से मिलने का। आज का ये कंपटीशन उसने जीता है जिसने सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बनाई, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने अपने ख्यालों को ही कागज पर उतार दिया है। और इसी के साथ स्टेज पर लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर सीमा की बनाई ड्राइंग दिखने लगी, जिसमें विशु स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मुस्कुरा रहा था। सीमा ने वो कंपटीशन जीत लिया था, साथ ही अपने सपनों को पूरा करने की तरफ कदम भी बढ़ा दिया था। अब वो ना सिर्फ विशु को स्कूल भेज सकती थी, बल्कि खुद भी आगे बढ़ सकती थी। हालांकि इस सब के बाद भी उसने हाथों पर मेहंदी लगाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि असल में ये मेहंदी का रंग ही तो था
जो अब उसके हर सपने को पूरा करने वाला था। ये कहानी है गरीब कंचन की, जिस पर मुसीबतों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब उसके पति की आंखें खराब हो गई। असल में कंचन का पति सुरेश कांच के कारखाने में काम करता था, जहां कांच को पिघलाकर उससे रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने का काम होता था। सुरेश अपने काम में माहिर था, लेकिन ज्यादा वक्त भट्टी के सामने रहने की वजह से उसकी आंखों पर गहरा असर हो गया था। सुरेश की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती रही। नौबत यह हो गई कि अब सुरेश काम पर भी नहीं जा सकता था और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी कंचन पर ही आ गई थी। मुझे माफ कर दे कंचन, मैंने तेरी बात कभी नहीं मानी। मुझे बहुत पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। अगर चला जाता तो ये नौबत ना आती। अब क्या होगा? घर का खर्चा, दोनों बच्चों का स्कूल, कैसे होगा ये सब? आप चिंता मत कीजिए, मैंने सोचा है कि अब से मैं आपकी जगह जाकर काम करूंगी। लेकिन कंचन, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? करना पड़ेगा जी। घर के खर्च के साथ साथ आपकी आंखों के ऑपरेशन के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। एक बार आपकी आंखें ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कंचन अगले ही दिन कारखाने जाकर वहां के मैनेजर रंजीत से बात करती है। रंजीत बहुत ही खड़ूस आदमी था। वो पहले से ही सुरेश को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने कंचन को कारखाने में काम करने की इजाजत दे दी। ठीक है, तुम सुरेश की जगह काम तो कर सकती हो, लेकिन तनख्वाह उसके जितनी नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो जितना काम करता था उतना तो हो नहीं पाएगा तुमसे। नहीं साहब, मैंने अपने पति से सब काम सीखा हुआ है, मैं सब कर लूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है साहब, मेरे पैसे कम मत कीजिए। तुम्हारे पैसे? ऐसे कैसे? तुम जिस लायक हो उसी हिसाब से पैसे दे रहा हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, काम करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। कंचन को मजबूर होकर रंजीत की बात माननी ही पड़ी। हालांकि कारखाने में उसके लिए सिर्फ तनख्वाह ही कम हुई थी, काम नहीं। सुनो तुम, यहां इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? ये जगह साफ सुथरी रहनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझी? लेकिन साहब, मैं तो ये चूड़ियां। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये रहने दो। ऐसा करो, कल से आते ही सबसे पहले पूरे कारखाने में झाड़ू पोछा किया करो और फिर इधर आया करो। रंजीत आधी तनख्वाह देकर कंचन से चूड़ियां बनवाने के साथ साथ पूरे कारखाने में साफ सफाई का काम भी करवा रहा था। कंचन मजबूर थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सारा काम करती रही। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो अपने घर के खर्च को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उसने घर पर भी एक छोटी सी भट्टी तैयार की और घर पर भी अपने हाथों से चूड़ियां बनाने लगी, जिन्हें उसकी बड़ी बेटी पिंकी अपने घर के बाहर ही बेचने लगी। माँ, तुम शाम को जल्दी आ जाना, आज मैं भी सीखूंगी तुमसे चूड़ियां बनाना। नहीं बेटा, तू वैसे ही मेरी बहुत मदद करती है, तू घर संभाल लेती है, वही बहुत है बेटा। लेकिन माँ, आप जितनी चूड़ियां बनाकर दे जाती हो वो तो दिन से पहले ही बिक जाती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता बेचने के लिए। आपको मालूम है, पड़ोस में जो अशोक अंकल की दुकान है, वहां सारा दिन चूड़ियां बिकती हैं, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास आते हैं। लोगों को अशोक अंकल से ज्यादा हमारी चूड़ियां पसंद आ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं कारखाने का काम छोड़ दूं? तुझे क्या लगता है पिंकी, अगर मैं सारा दिन घर पर ही चूड़ियां बनाऊं तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत बढ़िया रहेगा माँ, हम दोनों मिलकर चूड़ियां बनाएंगे और बेचेंगे। तुम देखना, अशोक अंकल से ज्यादा चलेगी हमारी चूड़ियों की दुकान। कारखाने में ज्यादा काम करके भी कंचन को अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे और घर पर उसके हाथ की बनाई हुई चूड़ियां लोग हाथों हाथ खरीद रहे थे। ये देखकर कंचन ने कारखाने की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है, तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम दो तो 2 ही दिन में तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते हैं। अच्छा खासा काम कर तो रही हो, घर बैठकर भी क्या करोगी, हैं? नहीं साहब, मैं घर पर बैठूंगी नहीं, बल्कि काम ही करूंगी। आप बस मेरा हिसाब कर दीजिए। हिसाब विसाब कुछ नहीं है तुम्हारा, ऐसे अचानक काम थोड़ी छोड़ सकती हो, कम से कम 1 महीने पहले बताना पड़ता है। चलो जाओ, निकलो यहां से। रंजीत ने एक बार फिर कंचन के साथ धोखा किया था, लेकिन इस बार भी कंचन ने उससे बहस नहीं की। वो बिना पैसे लिए ही घर वापस आ गई और फिर उसके पास जो भी पैसे थे
उन्हीं से उसने कच्चा माल खरीदा और पूरी मेहनत से चूड़ियां बनाने लगी। देखते ही देखते कंचन का काम चल निकला। दूर दूर से लोग कंचन से उसकी बनाई हुई चूड़ियां खरीदने आने लगे और पास वाले अशोक की दुकान ठप पड़ने लगी। पहले कम आफत थी, जो अब ये माँ बेटी भी आ गए मेरा काम खराब करने। क्या करूं, इतनी महंगी महंगी चूड़ियां खरीद कर लाया हूं, लेकिन कोई इनकी तरफ देख भी नहीं रहा। कुछ तो करना ही होगा। अशोक अपनी दुकान में बेचने के लिए चूड़ियां उसी कारखाने से खरीद कर लाता था जहां रंजीत मैनेजर था। इसी वजह से उसकी रंजीत से अच्छी बातचीत थी और वो ये भी जानता था कि सुरेश की जगह कंचन वहां काम करने जाया करती थी। लेकिन अब जब कंचन ने अपना काम शुरू कर दिया तो उसकी दुकानदारी पर इसका बहुत फर्क पड़ने लगा। अशोक ने इस बारे में रंजीत से बात की। अच्छा, तो उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, अपना काम करेगी। लगता है अपनी औकात भूल गई है। तो याद दिला देते हैं ना उसे उसकी औकात। मैं भी कितने दिनों से इसी बारे में सोच रहा हूं। देखो भाई, अभी तो मेरी दुकान ढीली की है उसने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही कारखाने के काम पर भी असर पड़ने लगेगा। तो भाई, वक्त रहते ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अशोक और रंजीत एक साथ थे। वो कंचन का काम बंद करवाने की योजना बनाने लगे। दूसरी तरफ कंचन खुश थी क्योंकि उसकी चूड़ियों की दुकान अच्छी चल रही थी। घर का खर्च और बच्चों के स्कूल की फीस भरने के बाद भी अब कंचन पैसे बचाने लगी थी। देखो जी, बस थोड़े से पैसे और चाहिए, फिर हम आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा सकेंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर अपना काम संभालेंगे। हाँ कंचन, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। अब मुझे भी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था क्योंकि रंजीत और सुरेश ने योजना बना ली थी। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर रात के वक्त कंचन के घर भेजा। उन गुंडों के पास हथियार थे जिनका डर दिखाकर उन्होंने कंचन से उसके सारे पैसे छीन लिए। साथ ही उसकी बनाई सारी चूड़ियां भी चकनाचूर कर दी। ऐसा मत करो, भगवान के लिए रुक जाओ। हमने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये सब क्यों कर रहे हो? कंचन एक बार फिर मुसीबतों से घिर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे हर हाल में अपना चूड़ियां बनाने का काम फिर से शुरू करना था, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी जो उसके पास बिल्कुल नहीं थे। जब कहीं से बात नहीं बनी तो हार मानकर उसने फिर से कारखाने में काम करने का फैसला किया। वो रंजीत से बात करने के लिए कारखाने पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। कारखाने के एक हिस्से में एक दिन पहले ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। काफी सारा तैयार माल बर्बाद हो चुका था और कारखाने का मालिक इसके लिए रंजीत को डांट रहा था। रंजीत, ये सब जो हुआ है उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। 2 दिन में ये सारा माल डिलीवर होना था। इतना बड़ा ऑर्डर है, मैं पैसे एडवांस भी ले चुका हूँ जिन्हें मैं किसी हाल में वापस नहीं करूंगा। कान खोल कर सुन लो, माल कैसे तैयार होगा ये तुम जानो। साथ ही ये भी जान लो, अगर माल तैयार नहीं हो पाया तो नया मैनेजर ढूंढने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर कारखाने का मालिक वहां से चला गया। मुश्किल में अब रंजीत भी था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कंचन उसके पास आई और बोली, साहब, यहाँ जो कुछ हुआ वो भगवान की मर्जी थी। मुसीबत में मैं भी हूँ और आप भी, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो दोनों का काम बन सकता है। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? भला मेरी क्या मदद करोगी? साहब, आपके पास मशीनें हैं और मेरे पास मेहनत। मैं 2 दिनों में ऑर्डर के लिए सारी चूड़ियां तैयार कर सकती हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मुझे मेरी मेहनत का वाजिब पैसा देंगे। रंजीत के पास और कोई तरीका नहीं था। रंजीत ने कंचन को सही पैसे देने का वादा किया और कारखाना उसके हवाले कर दिया। कंचन ने कुछ मजदूरों की मदद से 2 दिनों तक लगातार कारखाने में काम किया और तय वक्त से पहले ही सारी चूड़ियां बनाकर तैयार कर दी, वो भी पहले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ। ऑर्डर सही वक्त पर पूरा हो गया और रंजीत की नौकरी भी बच गई। अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत बर्ताव किया। और तो और उस अशोक की बातों में आकर मैंने ही तुम्हारे घर पर उन गुंडों को भेजा था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूं। साहब, आप फिर कभी किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। इसी से मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कंचन ने रंजीत को माफ कर दिया था क्योंकि अब वो वाकई बदल चुका था। कंचन ने एक बार फिर सब ठीक कर लिया था। उसने कई दिनों तक कारखाने में काम किया। रंजीत अब उसे काफी अच्छी तनख्वाह दे रहा था, जिसकी मदद से कंचन ने सुरेश की आंखों का ऑपरेशन करवा लिया और फिर
सही मायने में सब ठीक हो गया।